का स्वागत है। आज का टॉपिक है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के भी दो पार्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। शिक्षा में आएगा अंदर बाहर, ई का मतलब अंदर, डू का मतलब बाहर निकालना। बाल मनोविज्ञान में मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में भी आत्मा, आत्मा मान साइको माने आत्मा, लोगस माने अध्ययन करना, अध्ययन करना। इसमें आएगा मनोविज्ञान, आत्मा का विज्ञान है। इसके हैं प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, अरस्तु, डेकार्ट है। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, विलियम जेम्स वुंट। फिर मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, स्किनर वाटसन, वुडवर्थ है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, स्किनर। फिर शिक्षा मनोविज्ञान में आएगा शिक्षा और मनोविज्ञान शिक्षा है व्यवहार का परिमार्जन करना, मनोविज्ञान मन चेतना तथा व्यवहार का अध्ययन करना। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। फिर इसमें आएगा कौल सैनिक के अनुसार मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां हैं। इसमें आएगा निरीक्षण विधि में आएगा अंतर्दर्शन विधि, वही दर्शन विधि, विवरणात्मक विधि, इसमें तुलनात्मक विधि, परीक्षण विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, सर्वेक्षण विधि। इसमें आएगा फिर है साक्षात्कार विधि। फिर इसमें आएगा प्रश्नावली विधि, यह प्रयोगात्मक विधि। बाल मनोविज्ञान में बाल विकास, इसमें बालक के मनोव्यवहार का अध्ययन किया गया है कि किस प्रकार बालक अपनी मन की बात दूसरों के सामने इजहार करता है और किस तरह के व्यवहार को अपनाता है, और इस तरह वह इन अवस्थाओं को पार करते हुए सभ्य इंसान बन जाता है। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लोग ने किया। जॉन लोग ने बाल विकास का मनोवैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने वाले पेस्टालॉजी 1774 में 3.5 वर्ष के बच्चे पर, टाइटमैन ने 1784 में अपने बच्चे पर अध्ययन किया। बाल मनोविज्ञान के जनक स्टेनली हॉल 1893 में अमेरिकन स्कूल के बच्चे पर अध्ययन किया। यूनार्क में 1887 में सर्वप्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना। विकास में आएगा वृद्धि माने ग्रोथ, विकास आएगा डेवलपमेंट। बुद्धि में आएगा 2 सप्ताह से 20 वर्ष की अवधि को वृद्धि कहते हैं। बुद्धि मापी जा सकती है, बुद्धि संकुचित होती है, बुद्धि दिशाहीन होती है, बुद्धि मात्रात्मक होती है। फिर इसमें आएगा बुद्धि में आकार, शरीर, हाथ पैर बढ़ना, हड्डियां बढ़ना आदि है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक। मानसिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, भावनात्मक विकास। विकास मापा नहीं जा सकता, विकास देखा नहीं जा सकता, विकास व्यापक होता है, विकास की दिशा होती है, विकास गुणात्मक होता है। विकास गुणात्मक प्लस आंशिक मात्रात्मक होता है। विकास की विशेषताएं, विकास एक प्रतिदर्श रूप में होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं की ओर होता है, विकास में अधिकतर लक्षण परस्पर संबंध होते हैं, सभी व्यक्ति भिन्न होते हैं। फिर इसमें आएगा भिन्न होते हैं। विकास के सिद्धांत और नियम में आएगा मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, पहले गर्भ केंद्र, सिर, धड़, हाथ पैर का निर्माण होता है। निकट से दूर का सिद्धांत, केंद्र के निकटवर्ती अंग का निर्माण, सर्वप्रथम केंद्र का निर्माण होता है, फिर केंद्र के निकटवर्ती अंगों का विकास होता है। सामान्य से विशेष की ओर का सिद्धांत। फिर इसमें आएगा सुधार का नियम में आएगा, इसमें बच्चा गलती से सीखता है और सुधार करता है, सभी व्यक्ति भिन्न होता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बुद्धि, प्रजाति, परिवार में स्थान, अभिप्रेरण, लिंग। फिर इसमें आएगा बुद्धि में आएगा तीव्र बुद्धि के बालकों का विकास तीव्र व सामान्य बालकों का विकास धीमे गति से होता है। प्रजाति, मानव जनजाति, प्रजातियां है मंगोलोइड, काकेसाइड, निगोलोइड। इसमें आएगा है निगोलोइड के बच्चों का विकास, मंगोल
मंगोलॉयड के बच्चे से तीव्र होता है, ये भी इसे प्रभावित करती है। परिवार में स्थान, जो बच्चा पहले होगा उसका विकास कम होगा, जो बाद में होगा उसका विकास पहले वाले की अपेक्षा अधिक होता है। अभिप्रेरण, तुरंत किसी चीज से प्रेरित होना अभिप्रेरणा है। बच्चे के विकास के प्रति माँ को सदैव तत्पर रहना चाहिए और उन्हें समय समय पर प्रेरित करना चाहिए। विकास का स्वरूप और शिक्षा, जीवन विकास की एक प्रक्रिया है, यह सतत होती है। विकास और शिक्षा में घनिष्ठ संबंध होता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति अपनी शिशु अवस्था से लेकर पूरे जीवन काल में विशेष ढंग से व्यवहार भी करता है। विकास के पांच पक्ष हैं। इसमें आ जाएगा शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक या भावात्मक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास का नियम, निश्चित दिशा का नियम। इसमें आ जाएगा बच्चों का विकास एक निश्चित नियम से होता है, अर्थात पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद विभिन्न अंगों का, फिर पाँव का विकास होता है। विकास चक्र का नियम इसमें आ जाएगा विकास एक निश्चित चक्र होता है, अर्थात पहले शिशु अवस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और अंत में पौढ़ अवस्था होता है। यह कर्मिक विकास चलता रहता है। लय का नियम इसमें शिशु अवस्था में, बाल्यावस्था में विकास तीव्र गति से होता है, किशोर अवस्था में, पौढ़ अवस्था में विकास की गति धीमी पड़ जाती है। विकास कभी तीव्र कभी धीमी गति से होता है। यही लय का नियम है। समानुपातों का नियम, सभी का विकास एक समानुपात होता है, अन्यथा सिर इतना बड़ा हो जाए कि वह शरीर की रचना में बड़ा लगे। इसी प्रकार लंबाई चौड़ाई भी एक नया तुला संबंध होता है। फिर इसमें लिंग का नियम आएगा। प्रत्येक प्रकृति में युग्म रूप से दो लिंगों की उत्पत्ति होती है, नर और मादा। शरीर रचना एवं क्रियाओं में समानता होती है, फिर भी दोनों में कुछ अंतर होता है। सह संबंध का नियम, इस नियम के अनुसार शारीरिक और गति संबंधी विकास मानसिक संवेगात्मक विकास से एक साथ जुड़े हुए होते हैं। फिर इसमें आएगा जुड़े हुए होते हैं। फिर इसमें है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक में आएगा वंशानुक्रम। फिर इसमें आएगा पर्यावरण या वातावरण, भोजन या आहार, व्यायाम, खेलकूद एवं मनोरंजन, विश्राम और निद्रा, उपयुक्त पारिवारिक परिवेश। मानसिक विकास में आएगा सोरेंसन जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति मास, प्रति वर्ष बढ़त जाता है, वैसे उनकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता रहता है। बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि एवं विकास से है, जिनके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्ति का प्राप्त उपयोग कर पाता है। बालक जन्म के समय बालक में इस योग्यता का विकास होता है। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ इस योग्यता का विकास होता है। कल्पना, स्मरण, विचार, निरीक्षण, समस्या समाधान लेना आदि मानसिक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होता है। कार्मिक विकास का नियम, अभिव्यक्ति का नियम, फिर सूक्ष्मता का नियम, सामान्यकरण का नियम, चेतन व अचेतन का नियम। फिर इसमें है गामक विकास या क्रियात्मक विकास या प्रेरक विकास। बच्चे माँ के गर्भ में गतिशील रहते हैं, हाथ पैर हिलाना डुलना गर्भ में प्रारंभ हो जाता है और जन्म के बाद प्रत्यक्ष रूप से सिर उठाने, गर्दन घुमाने के प्रयास भी शुरू कर देता है। इससे मनोवैज्ञानिकों ने गामक विकास किया है। गामक विकास के क्रम में आएगा सिर के भाग में विकास, धड़ के भाग में विकास, हाथ के भाग में विकास, पैर के भाग में विकास। फिर इसमें आएगा सिर के भाग में गामक विकास। यह आएगा 4 सप्ताह देखने की क्षमता, 8 सप्ताह सामाजिक मुस्कान, 3 महीना पेट के बल लेटे, 3 महीने पेट के बल लेटे सिर उठाना, फिर 6 महीने पीठ के बल सिर उठाना, फिर धड़ के क्षेत्र में गति विकास, शरीर को घुमाना, बैठना तथा मलमूत्र त्यागने वाले अंगों पर नियंत्रण पाना, फिर है नियंत्रण लगाने पर रोना, कमर उठाकर इशारा करना। फिर 4 साल
मूत्राशय पर नियंत्रण। फिर इसमें आएगा बाहें तथा हाथ में क्रियात्मक विकास है। विकास बचाव करना, अंगूठा चूसना, स्वेच्छा से किसी वस्तु तक पहुंचना, छूने की कोशिश करना, पकड़ना, 2 माह अंगूठा चूसना, 4 माह में हाथ बढ़ाना, 5 महीने में चीज़ों को पकड़ना, 1 से 2 साल हाथ से खाना खाना शुरू करना, 3 वर्ष में कपड़ा पहनने का प्रयास करना, 5 वर्ष में पूर्ण विकास। फिर इसमें आएगा पूर्ण विकास। फिर पैरों तथा उंगलियों में गामक विकास। 1 वर्ष या 10 माह में चलना प्रारंभ करना, संवेगात्मक विकास और भावात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। फिर भाषात्मक विकास। इसमें भावात्मक विकास को ही भाष्य विकास, संवेगात्मक विकास या संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। बालक भाषा के आधार पर अपने मन के भावों को, विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है और दूसरे के भाव को समझने की कोशिश करता है। सामाजिक विकास का अर्थ है समाज के अंदर रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना, जैसे चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार, रीति रिवाज, संबंध को सीखना इसके अंतर्गत आता है। फिर इसमें आएगा बालक की अवस्था में आएगा 0 से 2 सप्ताह बीजा अवस्था। फिर 2 सप्ताह 2 माह का समय भूरण अवस्था, 2 माह जन्म तक गर्भकाल, जन्म का समय 180 दिन। फिर 9 माह 10 दिन, 280 से 290 दिन। फिर है शैशव अवस्था 0.5 और 0 से 6 वर्ष। फिर बाल्य अवस्था 6 से 12 वर्ष। किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष। फिर इसमें आएगा शैशव अवस्था के उपनाम में आएगा जीवन की शुरुआती है प्रारंभिक अवस्था, अनुकरण की अवस्था, खेलने की अवस्था, माँ के द्वारा दिया गया खिलौनों से खेलना, खिलौनों की आयु, भावी जीवन का आधारशिला, अतार्किक चिंतन की अवस्था। फिर इसमें आएगा विशेषता कल्पना, जगत में विचरण, बालक में जहाज देखकर पायलट बनने की इच्छा, नैतिकता का अभाव, बालक में अच्छे बुरे की समझ का अभाव पाया जाता है। फिर दूसरों पर निर्भर में आएगा बालक इस अवस्था में अपने परिवार पर पूर्णतः निर्भर होता है। जिज्ञासा प्रवृत्ति, इस अवस्था में बालक बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। बालक हर वस्तु जानने की इच्छा प्रकट होता है। स्वार्थी व स्व केंद्र की भावना, बालक इस स्थिति में अपना हित चाहता है और दूसरे के बारे में कोई मतलब नहीं होता। फिर इसमें आएगा सामाजिकता का अभाव में आएगा इस अवस्था में बालक रिश्तों को नहीं पहचानता है। संवेदनाओं से सीखना, इसमें बच्चा संवेगों के द्वारा सीखता है। कोटेशन, इसमें क्रो एंड क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। यह आएगा इसमें है काव काव चिल्लाना। फिर इसमें आएगा वैलेंटाइन के अनुसार शेष अवस्था सीखने का आदर्श काल, वैलेंटाइन आदर्श दिन। फिर इसमें आएगा सिगमंड फ्रायड, शेष अवस्था में काम प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। स्तनपान। फिर इसमें थोर्नडाइक में शेष अवस्था में 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न में रहता है, अंधेरा रात। फिर इसमें आएगा इसमें है बाल्य अवस्था में आएगा 5 से 6 वर्ष से 12 से 13 वर्ष तक। पूर्व बाल्य अवस्था 3 से 6 वर्ष। उत्तर बाल्य अवस्था 6 से 12 वर्ष। पूर्व बाल्य अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। उत्तर बाल्य अवस्था हर लोग के अनुसार 7 से 12 वर्ष तक होती है। बाल्य अवस्था के उपनाम, प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था, जीवन का निर्माण काल, जीवन का अनोखा काल। फिर इसमें आएगा अनोखा काल, इसमें है खेलने की आयु। फिर समूह बनाने की आयु है, छदम या मिथ्या का काल है, वैचारिक क्रिया की अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था, शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल। कोटेशन सिगमंड फ्रायड में आएगा बाल्य काल को जीवन का निर्माण काल कहा। यह मंड राजस्थानी भाषा। फिर है कोल एंड ब्रूस, इसमें बाल्य अवस्था जीवन का अनोखा काल है। कोलगेट, ब्रूस मंजन, अनोखा। फिर इसमें आएगा किलपैट्रिक बाल्य अवस्था प्रतिद्वंद्वात्मक की अवस्था है। द्वंद्व माने लड़ाई, किलपैट्रिक किल। फिर रोष छदम मिथ्या प्रयुक्त का काल। इसमें आएगा
इसमें है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में आएगा 12 से 18 वर्ष। किशोर अवस्था के उपनाम है परिपक्वता की अवस्था, जीवन का सबसे कठिन काल, उलझन की अवस्था, आंधी तूफान की अवस्था, दुखों की अवस्था, जीवन का शून्य काल। शून्य काल फिर इसमें आएगा बसंत ऋतु की अवस्था, पतझड़ की अवस्था, समस्याओं की आयु, तार्किक चिंतन की अवस्था, परिवर्तन की अवस्था, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। कोटेशन इसमें आएगा किलपैट्रिक के अनुसार कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल। कठिन काल किल माने मारना, और फिर मारना जीवन का कठिन काम है। स्टेनल हॉल के अनुसार किशोर अवस्था आंधी तूफान की अवस्था है। रोस के अनुसार किशोर अवस्था शेष अवस्था की पुनर्वर्ती है। यह किशोर अवस्था काम भावना और शेष अवस्था कामी। फिर इसमें आएगा वेलेंटाइन के अनुसार इसमें आएगा किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। वेलेंटाइन 500 किताब 200 जेब फिर अपराध। फिर इसमें आएगा कोल सैनिक के अनुसार किशोर अवस्था में किशोर पोड़ों को अपनी मार्ग में बाधा समझते हैं। फिर इसमें आएगा किशोर अवस्था की विशेषताएं। इस अवस्था में बालक के शारीरिक विकास, मानसिक विकास एंड संवेगात्मक विकास हो जाते हैं। इस अवस्था में द्वैत स्वपन की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता, समाज सेवा की भावना, सुखद आनंद की चाह। फिर इसमें आएगा चाह के बाद आएगा नृत्य की भावना। फिर अपराध प्रवृत्ति का विकास, विषम लिंगी काम भावना, व्यवसाय चुनाव की समस्या जागृत होना, विचारों में मतभेद, ईश्वर धर्म में अविश्वास या विश्वास, चरित्र निर्माण का कार्य, आत्म संपत्ति की भावना, आदर्शवाद, यथार्थवाद, घनिष्ठ मित्रता का विकास, विद्रोह की भावना का विकास। फिर इसमें आएगा बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में आएगा वंशानुक्रम, वातावरण, वृद्धि, पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य। वंशानुक्रम में आएगा अनुवांशिक वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण वंशानुक्रम कहलाता है। इसके द्वारा बालकों में शारीरिक एवं मानसिक तथा सामाजिक और अन्य सारे गुण स्थानांतरण होते हैं। यानी बालक को अपने माता पिता से जो भी गुण प्राप्त होता है वो वंशानुक्रम के माध्यम से ही होता है। बाल विकास में वंशानुक्रम का प्रमुख योगदान है। हम देखते हैं कि वंशानुक्रम में भिन्नता का नियम को प्रत्यागम का नियम भी कहते हैं। यदि माता पिता लंबे होते हैं तो उनकी संतान भी लंबी होती हैं, लेकिन प्रत्यागमन के नियम के अनुसार लंबे माता पिता के संतानें छोटी भी होती हैं। इसमें आएगा प्रत्यागमन या प्रत्यावर्तन। इसमें आएगा प्रत्यागमन का अर्थ उल्टा होता है। जैसे लंबे माता पिता की संतान का छोटा हो जाना ही प्रत्यागमन या प्रत्यावर्तन कहा जाता है। वातावरण भी बाल विकास को बहुत अधिक प्रभावित करता है। जैसे कि हमको पता है कि वातावरण का प्रथम जंतुओं पर ज़्यादा पड़ता है। जैसे अच्छे वातावरण में रहने वाले बालक अच्छी जल्दी बात सीखता है, लेकिन खराब वातावरण में रहने वाले बालक खराब बात सीखता है। इसी के साथ साथ शारीरिक विकास पर यानी बालक के रंग, रूप, लिंग आदि पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम देखते हैं जहाँ पर गर्मी पड़ती है वहाँ के लोग काले होते हैं, तथा जहाँ पर ठंडी रहती है वहाँ के लोग गोरे होते हैं। वातावरण के कारण बालक के मानसिक शक्ति, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य में आएगा स्वास्थ्य बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में स्वास्थ्य एक प्रमुख कारक है। जो बालक स्वस्थ होता है उसका विकास तीव्र गति से होता है और उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, मौलिक विकास, उसका हर तरीके से विकास अच्छा होता है। कहा गया है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। लिंग बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में लिंग भी है। बालक तथा बालिकाओं का विकास अलग होता है, अतः विकास में लिंग का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि में आएगा बुद्धि बाल विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक बुद्धि है। बुद्धि के द्वारा ही मापन किया जाता है। बुद्धि के द्वारा ही बालक समायोजन, निर्णय, नैतिक बातों का निर्धारण होता है और यह निर्धारण किया जाता है कि कौन बालक कितना बुद्धिमान है। जिन बालकों की बुद्धि लगती जितनी अच्छी होती है हम यह
आकलन करते हैं कि वह बालक उतना ही अच्छा मानसिक रूप से होगा। बालक अपने परिवार समाज को अपने से समायोजित करता है और उसका प्रभाव उस पर पड़ता है और वह सीखता है। पौष्टिक भोजन, खेल और व्यायाम, भयंकर चोट व रोग रोग फिर इसमें आएगा आर्थिक स्थिति इसमें आएगा जन कर्म, प्रजातियाँ फिर इसमें आएगा अधिगम में आएगा। अधिगम में गेट गार्डन, सूखा कौवा, वर्की, डॉक्टर स्किनर इसमें है गेट्स हो जाएगा, गार्डन फिर गार्डनर, फिर सूखा है वुडवर्थ है, कौवा क्रो एंड क्रो, फिर वर्फी का गिलफोर्ड, स्किनर का स्किनर है डॉक्टर, फिर हिलाना हिलगाड़, राजा किंगसले, फिर है गेट्स का आएगा अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। फिर गार्डनर, प्रत्येक आदमी वातावरण के साथ अनुकूलन बैठता है, अधिगम कहलाता है। वुडवर्थ, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं से व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। क्रो को ज्ञान अभिवृत्ति तथा आदतों का अर्जन ही अधिगम है। फिर इसमें सीखना आदत ज्ञान अभिवृत्ति का अर्जन है। फिर गिलफोर्ड, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। स्किनर, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। गिलफोर्ड वो गिलगाड़ का आएगा पुरानी अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। सीखने की प्रक्रिया पुराने अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन लाती है। किंगसले, अभ्यास तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करना अथवा व्यवहार में परिवर्तन करने को अधिगम कहते हैं। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत में आएगा उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, इसमें आएगा एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत इवान पी पावलोव, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर, गेस्टाल्ट सिद्धांत कोहलर लेविन, वर्दीमर कोफका। फिर थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत में आएगा 1913 में प्रकाशित अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत, पर्यटन एवं भूल का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जब प्राणी के समक्ष कोई उद्दीपक उपस्थित होता है तो वह प्राणी उस उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है। परिणाम संतोषजनक प्राप्त होने पर वह अनुक्रिया उस उद्दीपक के साथ जुड़ जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी जब उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंधों का जान जाता है तो उसे सीखना कहते हैं। थॉर्नडाइक ने यह प्रयोग बिल्ली पर किया। पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या कोलासिक अनुबंध सिद्धांत, इसमें CS स्वाभाविक उत्तेजना भोजन बराबर CR स्वाभाविक अनुक्रिया, फिर CS स्वाभाविक उत्तेजना प्लस UCS अस्वाभाविक उत्तेजक स्वाभाविक क्रिया, फिर है CS अस्वाभाविक उत्तेजक बराबर UCR स्वाभाविक अनुक्रिया। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी शरीर शास्त्री इवान पी पावलोव ने किया। ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे। यह सिद्धांत के अनुसार प्राणी के समक्ष जब कोई स्वाभाविक उत्तेजना प्रस्तुत होता है तो वह प्राणी उसके प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। यदि इस स्वाभाविक उत्तेजक के साथ साथ अस्वाभाविक उत्तेजक प्राणी के समक्ष बार बार रखा जाए तब भी वह प्राणी स्वाभाविक क्रिया करता है। अगर प्राणी के समक्ष अस्वाभाविक उत्तेजक प्रस्तुत किया जाए तब भी वह स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। अर्थात इस सिद्धांत का प्रयोग हम बच्चों में अच्छी आदत व अच्छे स्वभाव को विकसित करने के लिए कर सकते हैं। पावलोव ने अपने सिद्धांत में कुत्ते का प्रयोग किया था। गेस्टाल्ट सिद्धांत या सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। मैक्स वर्दीमर, कुटर लेविन, कॉफका, वोल्फगैंग कोहलर सन 1920 AD में जर्मनी में गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय हुआ। संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति के नाम है। मैक्स वर्दीमर प्रवर्तक है, कोहलर में आएगा प्रयोग, कोफका में आएगा सहयोग करता। फिर ये तीनों गेस्टाल्टवादी कहलाए। फिर इसमें आएगा ये
ये तीनों ने जो सिद्धांत दिया है वह गेस्टाल्ट सिद्धांत कहलाया। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समग्रकृति अथवा सम्य पूर्वाकार होता है। गेस्टाल्ट सिद्धांत का अन्य नाम है समग्रकार सिद्धांत। कोहलर का सिद्धांत गेस्टाल्ट सिद्धांत। इसमें आ जाएगा गेस्टाल्टवाद के अनुसार कोई भी व्यक्ति समस्या के समग्रकार को देखता है एवं उसके आधार पर मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके सीखता है या अधिगम करता है। गेस्टाल्टवादियों ने सुल्तान नामक एक चिंपैंजी पर प्रयोग करते हुए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रयोग 1। कोहलर ने अपना प्रथम प्रयोग सुल्तान नामक वन मानुस पर किया था, जिसमें उन्होंने उसको एक कमरे में छत पर एक केला लटका दिया था और उसके साथ उस कमरे में 4 बॉक्स रख दिया और कमरा बंद कर दिया था। वन मानुस उस केले को प्राप्त करने के लिए पहले एक बॉक्स को रखकर चढ़ता है और दूसरा केले को प्राप्त करने की कोशिश करता है, किंतु फिर तीसरे बॉक्स अंत में चौथे बॉक्स को रखकर सभी बॉक्स के ऊपर चढ़कर केला को प्राप्त कर लेता है। फिर इसमें आएगा प्रयोग 2 में आएगा। इस प्रयोग में कोहलर ने वनुमानस को एक पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है और पिंजड़े के बाहर केला रख दिया जाता है। वनुमानस को 2 छड़ी दे दी जाती है, जिससे एक छोटी छड़ी एवं बड़ी छड़ी होती है। वनुमानस पहले छोटी छड़ी से केले को प्राप्त करने की कोशिश करता है, फिर वह बड़ी छड़ी से केले को प्राप्त करने की कोशिश करता है। जब वह दोनों छड़ी से केला प्राप्त नहीं कर पाता तो अंत में वह दोनों छड़ी को आपस में जोड़कर केले को प्राप्त कर लेता है। निष्कर्ष में आएगा। निष्कर्ष में दोनों प्रयोग के माध्यम से यह बतलाया गया है कि वनुमानस केले को प्राप्त करने के लिए अपने इस सूझ का प्रयोग करता है। सूझ के कारण ही इसे सूझ का सिद्धांत कहा गया है। फिर इसमें आएगा क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत। R.S. स्किनर। इस पर रिस्पॉन्स अनुक्रिया, फिर स्टिमुलस उद्दीपक क्रिया, फिर क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत या स्किनर बॉक्स प्रयोग। इनका पहला प्रयोग चूहा तथा कबूतर पर सीखने के सिद्धांत में क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत या स्किनर बॉक्स का प्रतिपादन स्किनर ने किया। इन्होंने इस सिद्धांत में बताया कि जरूरी नहीं है कि उद्दीपक का पहले होना है। इनके सिद्धांत में अनुक्रिया की क्रिया पहले तथा उद्दीपक की क्रिया बाद में होती है, इसलिए इस सिद्धांत को सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। स्किनर ने अपने प्रयोग में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण स्थान दिया। चूहे पर प्रयोग करने में इन्होंने क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन बॉक्स का निर्माण किया, जिसका बाद में नाम बदलकर स्किनर बॉक्स जो इनके खुद के विद्यार्थी ने रखा। निष्कर्ष इनका कहना है कि सीखना एक केवल उद्दीपक को देखकर ही नहीं होता, बल्कि अनुक्रिया करके होता है। क्रिया करके होता है। फिर इसमें आएगा, इसमें है शिक्षण कौशल में आएगा। शिक्षण विधियां एवं शिक्षण कौशल। इसमें आएगा शिक्षक शिक्षार्थी को जिस विधि से शिक्षा प्रदान करता है उसे शिक्षक विधि कहते हैं। शिक्षण विधि के अंतर्गत कौशल का प्रयोग किया जाता है जो 4 भागों में विभाजित है। भाषा कौशल, अध्ययन विधियां, फिर है अध्यापन कौशल, पाठ खोजना। फिर इसमें आएगा भाषा कौशल में आएगा श्रवण, भाषण, पठन, लेखन। अध्यापन कौशल में आएगा प्रस्तावना, अन्वेषण, श्यामपट्ट, प्रश्नोत्तर कौशल। फिर प्रभा कौशल, अध्ययन विधियां आएंगी, व्याकरण शिक्षण, गद्य शिक्षण, पद शिक्षण, नाटक शिक्षण। पाठ योजना में आएगा गद्य पाठ योजना, पद पाठ योजना, व्याकरण पाठ योजना, प्रश्नोत्तर कौशल। फिर इसमें आएगा अनुवाद पाठ योजना, फिर है नाटक की पाठ योजना। भाषा कौशल में आएगा भाषा कौशल वह है जिसमें सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने का कौशल सम्मिलित होता है, जिस किसी व्यक्ति की संप्रेषण की सहायता से उसके भाषा कौशल की दक्षता पर निर्भर करती है। भाषा कौशल के 4 सोपान हैं। श्रवण, भाषण,
भाषण, पठन, लेखन, भाषा कौशल है। इन सभी सोपानों को क्रम से साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी हम मनोवैज्ञानिक तरीके से कौशल के उद्देश्य तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि सर्वविदित है कि कोई व्यक्ति जन्म से बहरा है तो गूंगा जरूर होगा। भाषा कौशल के सोपान को 2 श्रेणी में रखा गया है। ग्रहण, अभिव्यक्ति। ग्रहण में आएगा श्रवण, पठन। पठन, श्रवण का मतलब है श्रत वार्थ ग्रहणम, इसमें आएगा पठन में पठित वार्थ ग्रहणम। फिर है अभिव्यक्ति में भाषण, भाषण में मौखिक अभिव्यक्ति। लेखन में आएगा लिखित अभिव्यक्ति। सावन और कौशल, ध्वनि विज्ञान। फिर इसमें पठन और लेखन कौशल, लिपि विज्ञान। फिर श्रवण कौशल, उद्देश्य सर्वार्थ ग्रहणम। फिर इसमें भाषा का ग्रहण प्राय श्रवण के माध्यम से होता है, लेकिन केवल सुनना मात्र श्रवण कौशल नहीं होता, बल्कि ध्यान पूर्वक सुनकर वक्ता के हास्य को ग्रहण करना भी श्रवण कौशल कहलाता है। श्रवण कौशल में आने वाली विधियां वक्ता द्वारा तीव्र, अस्पष्ट, तेज या धीमी आवाज में श्रोता ध्यान से सुनने के बजाय कहीं और होना, बहरापन या कोह आदि। फिर इसमें है श्रवण कौशल के विकास के तत्व हैं। वक्ता के प्रति श्रद्धा, विषय का रुचिकर होना, वक्ता के संप्रेषण किस शैली, तकनीकी साधनों का उपयोग जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन, नाटक, चलचित्र आदि के माध्यम से संप्रेषण। फिर भाषण कौशल व उद्देश्य, मौखिक अभिव्यक्ति। अपने आशय को प्रकट करने के लिए शब्दों का सुसंगठित प्रयोग किया जाना ही भाषण कौशल कहलाता है। शब्दों का उच्चारण करना मात्र भाषण कौशल नहीं है, बल्कि उनका उच्चारण करना ही कठिन भाषा कौशल है। फिर पठन कौशल में आएगा उद्देश्य पाठ्यतार्थ ग्रहणम। केवल पढ़ना मात्र पठित कौशल नहीं है, बल्कि ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करना पठन कौशल है। छात्र पढ़कर ही अर्थ का अन्वेषण करता है, सुनने मात्र से अशुद्धियाँ असंभव है, अतः उनका निवारण पठन से ही होता है। श्रवण की अपेक्षा पठन से अधिक स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। पठन कौशल में ध्वनि का महत्व अधिक है। लेखन कौशल में आएगा, लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य लेखिका अभिव्यक्ति है। अपने आशय को प्रकट करने के लिए शब्दों को संगठित प्रयोग किया जाना ही लेखन कौशल कहलाता है। इसके अंतर्गत हमें यह ध्यान देना चाहिए कि शब्दों का प्रयोग शुद्ध होना चाहिए और सुसंगठित हो। फिर अध्यापन कौशल में आएगा। अध्यापन कौशल में प्रस्तावना कौशल का मुख्य उद्देश्य पूर्व ज्ञान परीक्षण है। प्रश्न पूर्व ज्ञान से संबंधित किए जाने चाहिए। प्रश्न ज्ञात से अज्ञात की तरफ हो। प्रश्न में क्रमबद्धता होनी चाहिए और अब सांघिक ना हो। फिर इसमें प्रश्न सरल व स्पष्ट होना चाहिए। फिर इसमें आएगा इसमें है अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होना चाहिए, जो कि पाठ की ओर बढ़ने का प्रस्ताव कौशल के अंतर्गत शिक्षक के द्वारा 5 सवाल किए जाते हैं, जिसमें 4 में क्रमबद्धता होती है तथा 1 सवाल समस्यात्मक होता है। अन्वेषण प्रधान प्रश्न, इसमें आएगा प्रस्तावना कौशल का अंतिम समस्यात्मक की तरफ अन्वेषण प्रधान प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्नों से छात्रों में चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति व मनन शक्ति का विकास होता है। श्यामपट्ट कौशल, लेखन कौशल विकास। श्यामपट्ट पर लिखे गए प्रश्न स्पष्ट हो, इन शब्दों का आकार ऐसे हो कि प्रत्येक छात्र देख सके कि प्रमुख प्रश्नों को दिखाने के लिए अंडरलाइन का प्रयोग करना चाहिए। श्यामपट्ट पर लिखते समय 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। फिर है कठिन शब्दों का निवारण करने के लिए श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए। श्यामपट्ट लेखन को साफ करते समय हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ करना चाहिए। मूल्यांकन एवं गृह कार्य को श्यामपट्ट पर लिख कर देना चाहिए। फिर प्रश्नोत्तर कौशल में आएगा बच्चों से प्रश्न किए जाएंगे तो किस प्रकार से वे अपने उत्तर को बताते हैं। प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो विषय से संबंधित तथा सार्थक होना चाहिए। उसका स्वभाव स्पष्ट और शुद्ध हो। प्रश्न का स्तर छात्र के स्तर के समान हो। प्रश्न क्रमबद्ध और व्यवस्थित हो। प्रवाह कौशल में आएगा
इसमें है प्रवाह कौशल का मुख्य उद्देश्य निरंतरता या प्रवाह है। इस कौशल का प्रवाह शिक्षक उन छात्रों के लिए करता है जो पढ़ने से विचलित होते हैं। उनसे प्रश्न करके प्रस्थान करना तथा पुनर्बलन का प्रयोग करना इस कौशल के अंतर्गत आता है। पुनर्बलन मौखिक या लिखित तथा सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। अध्ययन विधियाँ कौशल, फिर इसमें आएगा शिक्षण। शिक्षण में आएगा शिक्षण, यह श्रेष्ठ विधि, फिर उद्देश्य विधि, पाठ्य योजना का उद्देश्य, व्याकरण शिक्षण, इसमें आएगा आगमन निगमन, भाषा ज्ञान प्रस्तुतिकरण, फिर पद शिक्षण में आएगा खंडांकन विधि, रसानुक्त विधि, फिर इसमें आएगा फिर गद्य विधि, नाटक शिक्षण विधि, फिर अनुवाद विधि, इसमें आएगा आगमन निगमन विधि, व्याख्यान विधि, खंडानयन विधि, फिर अभिनय संवाद विधि, द्विभाषा विधि, उद्देश्य में भाषा ज्ञान ग्रहण करना, रसानुभूति, संस्कार, द्विभाषा ज्ञान, फिर इसमें आएगा उद्देश्य में प्रस्तुतिकरण, अर्थवाचन, फिर सस्वर वाचन, संवेद वाचन, अभिनय करना, यह साक्षात्नुवाद वाद, फिर इसमें आएगा गद्य शिक्षण की विधियाँ में आएगा। गद्य शिक्षण की विधियाँ में आएगा शिक्षक केंद्रित विधि, बाल केंद्रित विधि, व्याख्यान विधि, ऐतिहासिक विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि, ट्यूटोरियल विधि, यह अभिकर्मिक अनुवेशन विधि, समीक्षा विधि, इसमें आएगा बाल केंद्रित विधि में प्रोजेक्टर विधि, चर्चा विधि, यह है असाइनमेंट विधि, फिर है आगमन विधि, होलिस्टिक विधि, फिर व्याख्यान विधि में आएगा। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक केवल व्याख्या देता है, बालक सुनते हैं, कुछ समय तक छात्र सक्रिय रहते हैं लेकिन बाद में निष्क्रिय हो जाते हैं। इस तरीके से यह विधि शिक्षक केंद्रित होती है। इस विधि के प्रवर्तक हैं। फिर है ऐतिहासिक विधि। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक पढ़ाते समय आसपास के वस्तु को जोड़ता है। इस विधि के प्रवर्तक बूनर। फिर इसमें आएगा व्याख्यान प्रदर्शन विधि। इस विधि में बालक और शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं जिससे छात्र की समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस विधि के प्रवर्तक। फिर इसमें आएगा यह ट्यूटोरियल विधि। इसमें है इस विधि के अंतर्गत कक्षा के छात्रों को छोटे छोटे समूह में बांटकर शिक्षक उनके पास जाकर समस्या को समाधान करता है। इस विधि के प्रवर्तक हैं। फिर है अभिकर्मित अनुदेशन विधि। इस विधि के प्रवर्तक स्किनर हैं। इसमें पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में बांटकर शिक्षण कार्य होता है और बालक अपनी अनुक्रिया दिखाता है जिससे बालक को नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर है समीक्षा विधि में आएगा। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक छात्रों का मूल्यांकन करता है।